Good morning students, welcome once again in एकलव्य इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 जो कि आपका फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सिलेबस में। आपके फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं उनके अंदर से चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, 10 ये अपन कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 11 इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स पोर्शन बिकॉज 12 चैप्टर जो है आपका साउंड वो आपके डिलीटेड पोर्शन में से है यानी डिलीट हो चुका है। तो चैप्टर नंबर जो 11 है बेटा आपका वो है वर्क एंड एनर्जी। देखिए नॉर्मल सी अगर स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन वाली बात करें तो आपको पता है कि आपको वर्क करने के लिए या किसी भी एनिमल को वर्क करने के लिए या मशीन को वर्क करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अपनी बात करें तो अपने को एनर्जी की नीड जब होती है तो अपन उस नीड को किससे फुलफिल करते हैं? बाय दी फूड। यानी फूड जो होता है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और फिर वो एनर्जी जो होती है वो आपको वर्क डन करने के लिए आपको एबल बनाती है, यानी आपको वो पावर प्रोवाइड करती है जिससे आप किसी भी वर्क को करने के लिए एफिशिएंट हो पाते हैं या किसी भी वर्क को इजीली कर पाते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं कि एनर्जी जो होती है, वर्क जो होता है और जो आपकी पावर होती है वो एक दूसरे के साथ क्या रखते हैं? कोरिलेशन रखते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे कि अपनी बात करें तो अपनी बात में तो मैंने बताया ही कि फूड जो होता है कि वो एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है और वो एनर्जी आपको वर्क डन के लिए हेल्पफुल होती है। जस्ट लाइक द सेम सिचुएशन फॉर द मशीन्स ऑल्सो। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो कार ड्राइव कब कर पाएंगे? जब उसके अंदर आपने फ्यूल डाला होगा। अगर उसमें फ्यूल खत्म हो गया तो आप उसे ड्राइव नहीं कर पाएंगे। किसी भी थिंग को आपको चलाना है, जैसे कि फ़ैन चलाना हो तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, टीवी ऑन करना है तो भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, या फिर अवन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप जो भी मशीनरी यूज़ कर रहे होते हैं उसको वर्क ऑन करने के लिए किसी ना किसी वे में आपको एनर्जी पहले देनी पड़ती है, तब जाकर वो वर्क को आपके लिए प्रोवाइड करवा पाती है। तो उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी लिविंग थिंग या फिर नॉन लिविंग थिंग अगर वर्किंग में है, अगर वो वर्क कर रही है तो उसके लिए किसकी नीड होती है? एनर्जी की नीड होती है। एनर्जी क्या होती है? कन्वीनियंट फॉर्म होती है जो कि अपन यूज़ कर पाते हैं। तो एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स अपन देखते हैं। लाइट एनर्जी है ना। अगर अपनी बात करें बॉडी की तो मस्कुलर एनर्जी है जो मसल्स में होती है, जो कि अपन किसी भी वर्क को करने के लिए यूज़ कर पाते हैं, तो मस्कुलर एनर्जी है। ठीक है, ऐसे ही विंड एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, बहुत सारी फॉर्म्स होती है, आप अपने सराउंडिंग में उनको देख पाते हैं। उसको अगर अपन रिगार्ड करते हैं कि वर्क और एनर्जी में किस तरीके से आप कोरिलेशन करेंगे तो एनर्जी इज यूजफुल फॉर द डूइंग वर्क। वर्क तभी कर पाएंगे जब आपके पास क्या होगी? एनर्जी होगी। आपका जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज वर्क। तो आप जब इस टॉपिक पे चलते हैं वर्क पे, तो वर्क को जब आप डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द साइंस और अकॉर्डिंग टू द डे टू डे लाइफ तो आप बहुत बड़ा डिफरेंस इसमें देख पाएंगे। कैसे? देखिए डे टू डे लाइफ में आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसको वर्क बोल देते हैं। जैसे बच्चा स्टडी कर रहा है तो वो वर्क है ना। आप खेल रहे हैं तो वो वर्क है। आप एक जगह खड़े होके किसी का वेट भी कर रहे हो तो भी आपने क्या किया है कि मैं इतनी देर से खड़ा हूँ, मैं एग्जॉस्ट हो गया, मैं थक गया हूँ, तो आपने वो अपनी लैंग्वेज में आप उसे भी क्या बोलेंगे? वर्क बोलेंगे। जैसे कि खेतों में पानी लगाता हुआ एक किसान जो होता है वो खड़ा रहता है पूरे टाइम के लिए, लेकिन उस टाइम पर भी वो क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस और डे टू डे लाइफ में जो वर्क होता है उसको बिल्कुल डिफर आप मान सकते हो, क्योंकि जो साइंस कहती है उसके अकॉर्डिंग अपन जो कई डे टू डे लाइफ में वर्क कर रहे होते हैं वो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, यानी आपने कुछ काम नहीं किया होता है अकॉर्डिंग टू द साइंस। जैसे कि आपने किसी भी हैवी
थिंग है, जस्ट लाइक द बेंच हो गई, बॉक्स हो गया या फिर वॉल हो गई, है ना, उसको पुश करना शुरू करा और पुश करने से आप इतने ज़्यादा थक चुके हैं कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी पूरी मस्कुलर एनर्जी जो थी वो आपने पूरी की पूरी उसके ऊपर लगा दी, तो आपने अपनी तरफ से बहुत सारा वर्क कर दिया, किया ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू द साइंस वो वर्क आपका ज़ीरो हो गया। रीज़न क्या है? वर्क बेसिकली डे टू डे लाइफ में आप जो भी करते हैं, जिसको भी आप वर्क डिफाइन करते हैं, साइंस की लैंग्वेज में उसे वर्क तभी कहा जाएगा जब उसमें दो थिंग्स इंक्लूड हो जाए। वो कौन कौन सी थिंग्स हैं जिसको साइंस एज अ वर्क यूज कर रहा होता है? तो साइंस के अकॉर्डिंग वर्क तब होता है या वर्क तब कहलाता है जब किसी भी थिंग के ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया हो, किसी भी थिंग के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया हो और उस फोर्स के अप्लाई करने पर उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गया हो, तो उसको कहा जाता है वर्क अकॉर्डिंग टू दी साइंस। तो देखिए, आप अगर डे टू डे लाइफ की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती है। टॉकिंग विद द फ्रेंड्स, ये आपके डे टू डे लाइफ के अंदर क्या है? वर्क है। प्लेइंग इन द फील्ड, वॉचिंग अ मूवी, ठीक है, ये सारे आप अटेंडिंग अ फंक्शन ऑल्सो अ वर्क according to the day to day life, but according to the science there is a no work done in these type of works. रीजन क्या है? देखिए, आपने कहा कि अकॉर्डिंग टू द साइंस है क्या वर्क? अकॉर्डिंग टू द साइंस टू फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इनटू द वर्क टू डिफाइन इट। फर्स्ट वन इज फोर्स। पहला क्या है? फोर्स, फोर्स होना चाहिए वहां पे। और सेकंड क्या है? सेकंड आपका है डिस्प्लेसमेंट। सेकंड क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट, कि वहां पर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे कि साइंस के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि पैबल्स, छोटे छोटे पैबल्स पड़े हुए हैं और उनको आप पुश कर रहे हो, है ना, जैसे कि स्वाइप करते हैं, ठीक है, स्वाइप ऑन करने पर डस्ट पार्टिकल्स, पैबल्स वगैरह क्या हो जाते हैं? मूव हो जाते हैं जिस जगह पे होते हैं उससे। तो आपने क्या करा? पहले उसको स्वाइप किया, यानी कि आपने क्या किया? उसको पुश किया। तो उस टाइम पर जो पैबल्स का मूवमेंट है फ्रॉम द फर्स्ट साइड टू द नेक्स्ट साइड या फ्रॉम द फर्स्ट पोजिशन टू द नेक्स्ट पोजिशन, तो वो जो पैबल्स का मोशन है दैट इज इंक्लूडेड इन टू द वर्ड अकॉर्डिंग टू द साइंस। क्यों? क्योंकि देखिए, पेबल्स पे आपने फोर्स अप्लाई करा, फोर्स अप्लाई करने से उन्होंने क्या किया? अपना जो प्लेस था वो उन्होंने छोड़ा और वो नेक्स्ट प्लेस पे चले गए, या यूं कह दे कि उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली या वो डिस्प्लेस हो गए। तो दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, फोर्स इज अप्लाइंग ऑन दैम, ठीक है। सेकेंड वन, दे आर डिस्प्लेसिंग ऑल्सो, ठीक है। तो दोनों थिंग्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। सो वी कैन से दैट हियर वी कैन से दैट इट इज अ वर्क डन, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल बताएं, जैसे कि ट्रॉली, बच्चे जो खेलते रहते हैं, गाड़ी होती है छोटी छोटी, वो आप पिक्चराइज्ड भी है आपके उसमें बुक के अंदर कि वो एक छोटी सी गर्ल है, बच्ची है, जो कि ट्रॉली को क्या कर रही है? पुल कर रही है, खींच रही है और उससे ट्रॉली उसके पीछे पीछे आ रही है। तो उसमें भी देखिए गर्ल ने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। क्या? किस पे अप्लाई कर रही है? ट्रॉली पे अप्लाई कर रही है। उससे हुआ क्या? ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी उसने मोशन किया। तो बोथ थिंग्स आर इंक्लूडेड, फोर्स इज अप्लाइड, सेकेंड वन डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो अकरिंग। तो अकॉर्डिंग टू दिस वर्क इज ऑल्सो वी कैन से दैट इट इज डन अकॉर्डिंग टू द साइंस, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल्स आपके किस में इंक्लूडेड होंगे? वर्क डन में इंक्लूडेड होंगे। लेकिन सोचिए कि आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, वहीं उसी पोजीशन पे हो आप, जैसे स्टेयर्स आप चढ़ के जा रहे हो और आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, उसी भाई फर्स्ट स्टोरी टू सेकंड स्टोरी आप पहुंच गए हैं, नीचे वाली मंजिल से ऊपर वाली मंजिल तक आप पहुंच गए हैं बाय द हेल्प ऑफ द स्टेयर्स। तो अकॉर्डिंग टू यू, यू आर डूइंग वर्क बिकॉज यू आर क्लाइंबिंग द स्टेयर्स।
बट अकॉर्डिंग टू द साइंस अगर आपकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, आप जिस जगह पे खड़े हुए थे अगर ऊपर भी जाकर आप वहीं पर खड़े हो गए तो आपने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया है। डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि आपका क्या नहीं होगा, वर्क डन नहीं हो पाएगा, यानी आपने वर्क डन नहीं किया है। जैसे कि डे टू डे लाइफ में अपन टॉकिंग को, फ्रेंड्स के साथ टॉक करने को अपन क्या कह रहे हैं, वर्क बोल रहे हैं, लेकिन आप वहीं खड़े हैं, आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया अपने फ्रेंड के ऊपर, ना ही आपने अपनी जगह चेंज करी है, तो आप क्या कहेंगे कि वहाँ पर आपने कोई वर्क डन नहीं किया, चाहे आपने घंटों अपने फ्रेंड से क्या कर दिया हो, वेस्ट कर दिया, मतलब अपने टाइम एक तरीके से अकॉर्डिंग टू द साइंस। जैसे कि ऑफिशियल वर्क जो करने वाले लोग होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक एक ही बेंच पे बैठ के वर्क करे जाते हैं ना, जैसे कि कॉल सेंटर्स में होते हैं लोग, तो वो सिर्फ बातें तो कर रहे हैं। कॉल सेंटर्स में लोगों को क्या करना होता है, कॉल्स को अटेंड करना होता है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको प्रोवाइड करवाना होता है कस्टमर्स को। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू द साइंस दे ऑल आर नॉट डूइंग एनी वर्क बिकॉज दे आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स, they are not displacing themselves, तो according to the science they are not doing work। लेकिन कुछ कंडीशंस में आप क्या मानते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उसमें वर्क डन को अकॉर्डिंग टू द साइंस एग्जिस्ट मानते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें अपन कि एक टेबल के ऊपर एक आपने क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको पुश कर रहे हैं आप फोर्स अप्लाई करके और वो डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, तो किस तरीके से फिर आप वर्क को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर नोन एज अ वर्क। देखिए ये एक आपने टेबल ले रखी है जिस पे कोई भी आपने ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, उसको पुश किया तो ये डिस्प्लेस हो गया। जो फोर्स अप्लाई इस पे हुआ मान लीजिए वो F था, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है मान लीजिए कि ये S है, S डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका S डिस्टेंस इसने कवर करी है, तो आपका जो वर्क डन है W वो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क किस तरीके से दिखाएंगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट विच इज डन बाय दिस, तो F इंटू S, F इंटू S, ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो वर्क की अगर डिफाइन करना चाहें आप वर्क को, तो आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे, देखिए डेफिनेशन इसकी दे रखी है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, वी कैन डिफाइन द वर्क इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज डन, दैट इज डिफाइंड एज अ वर्क, उसे क्या कहा जाता है, वर्क कहा जाता है। अब इस वर्क को आप किस तरीके से यूनिट फॉर्म में किस तरीके से लाएंगे, तो आपको पता है कि वर्क जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन है आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट्स आपको पता है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, वर्क इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या फिर आप इसे इस फॉर्मूले से बता ही देंगे, W इज इक्वल्स टू F इंटू S। अब आप लिखेंगे कि वी नो दैट यूनिट ऑफ F कितना होता है, क्या होती है यूनिट, न्यूटन, ठीक है, क्या होती है, न्यूटन होती है, एंड यूनिट ऑफ S डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, मीटर, ठीक है, मीटर होगी M, और ये N ब्रैकेट में लिख लीजिए,
देन यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी भाई, N इंटू एम। F इंटू एस था ना, तो F की क्या है न्यूटन और S की क्या है मीटर, तो न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की यूनिट क्या होगी, दोनों यूनिट्स के मल्टीप्लिकेशन को वर्क की यूनिट कहा जाएगा, बिकॉज वी आर राइटिंग हियर वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपकी वर्क की और जो वर्क की जो यूनिट होगी वो किसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब अगर मैं बोलूं कि 1 न्यूटन और 1 मीटर, यहां पर आपकी क्या है अमाउंट है किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का अमाउंट 1 न्यूटन और 1 मीटर है। मींस ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो वो 1 मीटर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। देखिए न्यूटन मीटर को जूल भी कहा जाता है, न्यूटन इंटू मीटर इज ऑल्सो नोन एज अ जूल। देखिए वर्क को अपन ने लिखा न्यूटन मीटर बिकॉज फोर्स इज टेकन एज अ न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज अ मीटर। तो इस nm को आप जूल भी लिखते हैं, J इज इक्वल्स टू N इंटू एम भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और अगर उसकी वजह से उसका जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो कितना है, 1 मीटर है। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ वो, तो क्या कहोगे कि यहाँ पर कितना वर्क कंप्लीट डन हुआ, 1 जूल। वर्क इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 1 जूल। कैसे, देखिए 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, डिफाइन कैसे करोगे, इफ वी आर अप्लाइंग 1 न्यूटन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज डिस्प्लेसिंग बाय 1 मीटर देन वर्क डन विल बी 1 जूल। कितना हो जाएगा, 1 जूल वर्क डन हो जाएगा। कब, जब आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ, 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ, तो आपके पास यूनिट आ जाएगी 1 जूल। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 जूल की डेफिनेशन और किस तरीके से आप वर्क की यूनिट निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि कई बार क्या होता है कि वर्क जो होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है और कई बार क्या होता है वर्क जो होता है वो नेगेटिव लिया जाता है। यानी सिंबल जो होता है कई बार पॉजिटिव होता है और कई बार वर्क के सामने जो सिंबल होता है वो नेगेटिव लिया जाता है। कब लिया जाता है भाई, देखिए आप अगर वर्क को देखें तो वर्क आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो कब होंगे ये, पॉजिटिव वर्क कब होगा, नेगेटिव वर्क कब होगा, डिपेंड करता है कि फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं और जो उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है उन दोनों के बीच अगर वो इक्वल डायरेक्शन में हो रहा है, यानी फोर्स जिस तरफ आप अप्लाई कर रहे हो उसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, या फिर फोर्स आपने जो अप्लाई करा उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो 2 थिंग्स हो गई ना, फोर्स इज अप्लाइड, जो भी फोर्स आपने अप्लाई किया, एंड डिस्प्लेसमेंट विच इज डन बाय द फोर्स। इफ बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में है वो कोई मैटर नहीं करता, किसी भी डायरेक्शन में हो, अपवर्ड डायरेक्शन में हो या फिर डाउनवर्ड है या फिर ईस्ट है, वेस्ट है, किसी भी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो किसी भी डायरेक्शन में जो भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, अगर वो डिस्प्लेसमेंट जो अकर हो रहा है अगर वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन द सेम डायरेक्शन, जैसे कि आपने किसी थिंग को, जैसे ये इसी को मान लेते हैं, मैंने फोर्स अप्लाई किया ये इस तरीके से, यानी
डायरेक्शन जो है दिख रही होगी, मेरी तरफ से आपकी तरफ है, तो ये जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट देखिए इसका सेम डायरेक्शन में, तो इस तरीके से अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसे कहा जाता है पॉजिटिव वर्क। यानी इफ इन द पॉजिटिव वर्क, इफ फोर्स एंड displacement both have same direction, means if we are applying the force and object is displacing in the same direction then work will be positive। यानी W is equals to जो फोर्स आपने अप्लाई किया वो भी उसी डायरेक्शन में है और जो आपने डिस्प्लेसमेंट दिया वो भी उसी डायरेक्शन में है, तो आपका दोनों पॉजिटिव होंगे, इस वजह से आपका वर्क भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट will have opposite direction। जैसे ब्रेक अप्लाई करे आपने, किसी भी कार वगैरह ड्राइव कर रहे हैं या जो भी आप ड्राइव कर रहे हैं उसके अंदर आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, आपका जो फोर्स अप्लाई करने वाला जो डायरेक्शन होता है यूँ होता है, जबकि आपकी जो भी कार या बाइक जो भी है वो मूव करती है तो पीछे की ओर फोर्स लगता है, तो वो जो डायरेक्शन है उसमें देखिए फोर्स जो अप्लाई किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ऐसे वर्क को क्या कहेंगे, W इज इक्वल्स टू, मान लीजिए कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपका F नेगेटिव हो जाएगा इनटू S पॉजिटिव हो जाएगा। एक ये हो सकता है या फिर उल्टा भी हो सकता है, फोर्स को आप पॉजिटिव ले लोगे तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव आ जाएगा। दोनों ही कंडीशन में आपका वर्क जो होगा, दोनों ही कंडीशन में आपका वर्क कैसा होगा, नेगेटिव, नेगेटिव वर्क होगा। क्यों, क्योंकि किसी के सामने भी माइनस सिंबल हो, मल्टीप्लिकेशन के बाद वर्क के सामने नेगेटिव का सिंबल आना ही है। तो आपका जो वर्क होता है वो दो तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन दैट। ठीक है, यानी जो भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके डायरेक्शन पे मैटर करता है कि आपका फोर्स जो अप्लाई आपने किया उसका जो डायरेक्शन है वो और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो दोनों अगर इक्वल डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन है दोनों का, तो आपका वर्क डन आप पॉजिटिव लेंगे। लेकिन आपने जो फोर्स अप्लाई किया उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आपका मूवमेंट हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका जो वर्क डन है यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो फिर आपका वर्क डन जो होगा वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। तो आपका जो ये चैप्टर है उसका वर्क जो पार्ट है वो आपका इतना ही है कि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन हो जाता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि न्यूमेरिकल्स जो है इसके बेस पे जो क्वेश्चंस आपको गिवन है वो आपके हैं पेज नंबर 148 पर, एक तो इंटेक्स क्वेश्चन है और पेज नंबर 49 पे है 4 इंटेक्स क्वेश्चन। उसके अलावा आपके 2 एग्जाम्पल्स भी हैं, ठीक है, वो भी आपको करने हैं। पेज नंबर 148 और पेज नंबर 149 दोनों पे गिवन है, तो दोनों के आपको करने हैं, ध्यान रखिएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको करके बताती हूँ। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, ऐसा कोई टिपिकल एग्जाम्पल नहीं है। उसी के बेस पे आपको नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो बिल्कुल एज इट इज वैसा का वैसा ही है। देखिए आपका जो फॉर्मूला था W इज इक्वल्स टू F इंटू S वाला, वो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। देखिए क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, यानी F आपको दे रखा है कितना, 5 न्यूटन फोर्स दे रखा है। अ फोर्स इज गिवन एज अ 5 न्यूटन acting on an object. The object is displaced through 2 meters in the direction of the force. In the direction of the force मतलब वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। S इज इक्वल्स टू आपका क्या है
टू मीटर। सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है मतलब आपको पॉजिटिव ही लेना है। अगर वो बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में है तो फिर आप एस कैसा ले लेते, माइनस का, नेगेटिव ले लेते। ठीक है, यहाँ देखिए, इफ द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन। क्या होगा वर्क डन? W इज इक्वल्स टू, आपको पता ही है F इंटू एस होता है, F इंटू एस है तो 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर, तो W इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर, या फिर आप W इज इक्वल्स टू 10 जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए जो नीचे जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कुछ नहीं करा हुआ, 7 न्यूटन दे रखा है 5 की जगह, और डिस्प्लेसमेंट क्या दे दिया 8, 7 और 8, तो कितना आ जाएगा ये 56। तो सिंपल सा है। इसके अलावा क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है आपका 11.2 वाला, पेज नंबर 148 पे, अ पॉटर लिफ्ट्स अ लगेज of 15 kg from the ground and push it on this head 1.5 meter above the ground। यानी आपको m गिवन है, मास दे रखा है 11.2 एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ मैं, मास कितना दे रखा है 15 kg, 15 kg, और फिर वो बोल रहे हैं कि मैं इसे लिफ्ट कर रहा हूँ। कितना लिफ्ट किया, ऐसे से आपके पास हो गया 1.5 मीटर। ठीक है, 1.5 मीटर उसने लिफ्ट किया ग्राउंड से। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन दी लगेज। देखो यहाँ पर इस F को रिप्लेस किया जाएगा M इंटू ए से, G से, क्योंकि यहाँ पे ऊपर की ओर उठाने की बात कर रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, राइट। तो यहाँ अगर अपन बात करें इस चीज़ की कि यहाँ W निकालने के लिए आपको F इंटू एस में F इज इक्वल्स टू लेना पड़ेगा MA, बिकॉज M इज गिवन हियर एंड यू नो दैट if you are taking the gravitational force then ma will be become now mg। तो w is equals to फॉर्मूला हो गया आपके पास m इंटू जी इंटू एस, तो w is equals to आपके पास m आपके पास कितना है 15 इंटू जी कितना है 10 इंटू एस कितना है 1.5। इस पॉइंट को हटाइए, नीचे 10, 10 से 10 कैंसिल, 15 इंटू 15 कितना होता है 15 इंटू 15 225। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर न्यूटन मीटर। W इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया 225, क्या आएगा जूल। डन। इस तरीके से आप देखो, ये 2 तो मैंने करवाई दी, एक एग्जांपल भी हो गया। 4 क्वेश्चंस करने हैं पेज नंबर 149 से। कहाँ से? पेज नंबर 149 पे 1 to 4 क्वेश्चंस जो है वो आपको करने हैं। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझे आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा दैट विल बी एनर्जी। वर्क वाला पोर्शन आपका चैप्टर नंबर 11 का कंप्लीट है। अब नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें एनर्जीज के टाइप्स पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी वगैरह, तो वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।